दोस्तों स्वागत है जी सभी को आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मास्टर बाई अनूप सरकार पे। तो मेरे भाई हम लोग क्या करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैथ्स का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसके अंदर हम आपको डेली की डेली जो है यहाँ पर 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है भाई, ये 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही ज्यादा एक रामबाण साबित होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच, क्वेश्चन का लेवल एकदम एग्जाम वाला फीलिंग आएगा आपको। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन दे करके, क्योंकि आपके भी एग्जाम में उतने ही क्वेश्चन आते हैं जितने हम करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, और सारा का सारा वो क्वेश्चन है जो एकदम 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 एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, ना तो ज्यादा लेवल ना तो एक कम लेवल। ठीक है, सीधा का सीधा एकदम एग्जाम वाला फीलिंग आपको लेना है, तो ये डेली की डेली क्लास लेना है। सबसे पहले आते आते आपको हाजिरी लगाना है, हाजिरी मतलब सीधा सा लाइक कर देना है वीडियो को। ठीक है भाई, तब उसके बाद शुरू करना है, एक भी सवाल बनाना। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल को। पहला सवाल क्या कह रहा है मेरे दोस्त? पहला सवाल में ये कहता है कि किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष फल से पुनः 25% घटा दें तो जो बचता है वो 4335 बचता है, तो वास्तविक मूल्य कितना था? सवाल हमसे ये पूछा है। ठीक है ना, देखिए सवाल को थोड़ा सा समझिएगा। सवाल ये कह रहा है कि कोई एक संख्या है, हमें नहीं पता वो कितना है, उसका जब 15% कम कर देते हैं, घटाने का मतलब कम कर देना, ठीक है ना, उस संख्या का पहले 15% कम करना है, फिर जो आएगा उसका 25% और कम करना है, और ऐसा करने के बाद हमारा 4335 रुपए बचता है। तो सवाल ये बोला है कि वास्तविक मूल्य कितना है, हमसे ये पूछा है। ठीक है भाई, वास्तविक मूल्य कितना है हमसे ये पूछा है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक मूल्य कितना है? तो हम ये कह रहे हैं कि किसी धनराशि से 15% घटाना है। मान लीजिए मेरे दोस्त कि धनराशि मान लीजिए कि धनराशि जो है मेरा वो कितना है जी? धनराशि जो है जी वो x है। धनराशि कितना रुपए है जी? x रुपया है। अगर धनराशि x रुपया है तो x का 15% घटाना है। मेरे प्यारे दोस्त 15% का मतलब होता है जी 3/20, है ना। 15% का मतलब कितना होता है मेरे भाई? 3/20 होता है। कितना होता है जी? 3/20। तो हम ये कह रहे हैं कि 15% घटाने का मतलब होता है, 15% का मतलब 3/20। 15% घटाने का मतलब है कि 20 में से 3 घटाना है। तो आप कहोगे कि सर 15% का मतलब 3/20 है, आपने 20 में से 3 घटाया तो x का 17% बचा, 17/20 बचा। x का कितना बचा मेरे भाई? 17/20 बचा 15% घटाने के बाद। अब जो आया उसका क्या करना है? 25% और घटाना है। 25% घटाने का मतलब है कि हर चीज अपने आप में 100% होता है, और 25 घटाने का मतलब है कि 75% बचेगा। तो हम ये कह रहे हैं जी कि इसका 75% ले लीजिए। यार इसका क्या लेना है मेरे भाई? 75% लेना है जी। तो 75/100 और बराबर कितना आएगा? 4335। ठीक है दोस्त, बोले हाँ। अगर हम यहां से सोल्व करें जी तो कितना आएगा? 3 से 25 दिया 75, 25 चौके 100। ठीक है ना भाई, 17 से कटेगा ना, एकदम कटना चाहिए। 17 दूना 34, 6 3 9, 17 5 85 और 17 5 85। ठीक है ना भाई, बोलोगे हाँ भाई। ये हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, तो हो जाएगा 85 गुने 20 चौक 80। ठीक है ना, 8 5 40 की 0 बाकी 4, 8 8 64 और 4 68, यानी 6800 रुपया इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है मेरे भाई वो इस सवाल का एकदम बेहतरीन आंसर होगा, ऑप्शन सी, और वो क्या है? 6800 रुपया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई कितना करना है? 2। ठीक है दोस्त, बोलोगे हाँ दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है भाई कि एक महिला जो है वो किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदती है, बिल्कुल, और 1150 रुपए में बेच देती है। उसका परसेंट प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ कितना है? 950 में खरीद के 1150 में बेची। ये तो बहुत सिंपल है यार, झट से बना दोगे आप लोग, है ना, फटाक से एकदम उठा के फेंक दीजिए सवाल को। ये कह रहे 950 रुपए का सामान लेकर के 1150 में बेचते हैं। 950 का सामान लेके 1150 में बेचेंगे ना भैया, तो 200 रुपया का प्रॉफिट है। बोले हाँ, है ना जी। कितना रुपए पे मेरे दोस्त? तो बोलोगे 950 रुपए पर, गुने 100 कर लेते हैं, खत्म। 0 से 0 कट जाएगा, एकदम कटेगा। तो कितना हो जाएगा? 5 से कटेगा 19 बार में, 5 से कटेगा जी 2 बार में, तो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 400/19।
400/19 को अगर हम भाग देंगे, अच्छा एक चीज और है, निकटतम पूर्णांक में बोला है, निकटतम है ना, पूरा पूरा नहीं कटेगा, निकटतम यानी अप्रोक्स में आपसे पूछा है, ठीक है। 19 दूना कितना हो जाएगा 38, 2 बचेगा ना 2, तो 20 है, तो 19 से कम 19, 21 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 21, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी बी, 21 जो होगा वो इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है दोस्त। आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन लेना है, घन मतलब समझ रहे हैं क्यूब की बात हो रही है। एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा जाता है, तो गोले की आयतन कितना है। बहुत अच्छा सवाल है, घन से एक गोला काटना है तो गोले की आयतन कितना है, ठीक है भाई, गोले का आयतन कितना है, ठीक है, गोले का आयतन कितना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि घन से गोला काटना है, ये घन है, घन यार, घन तो टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, आप समझदार हो, ये हो गया घन। अब इसमें कह रहा है कि इसमें एक गोला बनाना है, गोला, मैक्सिमम साइज का गोला काटना है इस तरह से यार, मैक्सिमम साइज का अधिकतम आकार का गोला, तो इस तरह से अधिकतम आकार का गोला ऐसे निकाल लेंगे काट करके, ठीक है। तो कह रहे हैं कि गोले की आयतन, अच्छा गोले का जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा, आप बता सकते हो। गोले का जो त्रिज्या होगा ना सर, वो घन का जो भुजा होगा उसका आधा होगा, क्योंकि घन का भुजा ये पूरा होगा ऐसे, अब इसका आधा क्या होगा, गोले का त्रिज्या। तो अगर हम ये बोले कि गोले का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे जी गोले का जो त्रिज्या होगा ना वो 3 होगा, क्यों, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का एक जो है ना वो घन का भुजा है, तो गोले का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा। गोले की आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई में ही रखते हैं क्योंकि पाई में ही आंसर हमारा दिख रहा है, आई आर क्यूब, 3 का क्यूब 27, 3 से कटेगा जी 9 बार में, और 9 चक 36 पाई होगा। 36 पाई हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, 36 पाई किस में मिल रहा है जी, बी में, तो बी जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है भाई, बी जो होगा मेरे भाई वो हमारा सही आंसर होगा, बी, ठीक है जी, 36 पाई। अगले सवाल पे आएंगे, नेक्स्ट, इसके पिछले से पिछले सेट में भी हम ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कराए थे, क्या कराए थे, सह अभाज्य संख्या का युग्म कौन बनाता है, हमें यह पता करना है, सह अभाज्य संख्या का युग्म कौन बनाता है, हमें यह पता करना है। अगर ऐसा है कि सह अभाज्य संख्या का युग्म कौन बनाता है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है, दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, दो ऐसी संख्याएं मेरे भाई जिनकी HCF क्या हो, 1 हो। तो आप बोलोगे सर तब तो सह अभाज्य पता करने के लिए HCF निकालते रह जाएंगे, तो वैसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, एक और बात है, क्या बात है सर, दो संख्या अगर सह अभाज्य है तो उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं 2 और 11 का, क्या इसमें कुछ कॉमन है, बोले नहीं सर बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें 7 और 13 का, क्या इसमें कुछ कॉमन है, नहीं जी बिल्कुल नहीं है। 14-15 का, क्या इसमें कुछ कॉमन है, नहीं जी बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो संख्या ले लें और अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी मिल नहीं रहा है सिवाय एक के ना, एक सब में कॉमन होता है, कोई तेज बन के ये नहीं बोलेगा कि सर एक तो है ही कॉमन, है ना, तो एक कॉमन है तो एक तो सब में रहता है भाई, एक को छोड़ के बात कर रहे हैं हम। तो कुछ भी जहां कॉमन नहीं होता है वही क्या होता है, हमारा को प्राइम होता है, यानी सह अभाज्य होता है, ठीक है वो दोस्त, को प्राइम यानी सह अभाज्य, सह अभाज्य, ठीक है, सह अभाज्य होता है, ठीक है भैया। तो हम ये कह रहे हैं कि कौन सा है जो सह अभाज्य, तो आप बोलोगे
सर 5 और 12 की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कॉमन है? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो सहभाज्य बनाएगा। कौन सा सहभाज्य इस रूप में बनाता है? हाँ जी, ये भी बनाएगा, क्योंकि इसमें भी तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सर ये भी बनाएगा, तो फिर सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर होगा इसका, उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट, ये कह रहा है कि इसका HCF क्या होगा, महत्तम। किसी भी भिन्न का, किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको महत्तम निकालना है तो महत्तम कैसे निकालेंगे? बोले निकालना है तो निकाल लेंगे, कैसे क्या? ठीक है, निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे महत्तम? महत्तम निकालने के लिए देखिए, किसी भिन्न का अगर आपको महत्तम निकालना है तो आपको अंश का महत्तम निकालेंगे, न्यूमरेटर का HCF। अगर किसी फ्रैक्शन का HCF निकालना है, यही भैया, किसी फ्रैक्शन का अगर आपको HCF निकालना है, किसी फ्रैक्शन का A/B का, है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन हैं, ठीक है ना, या फिर ठीक हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, कैसे, ऐसे फ्रैक्शन यानी भिन्न। किसी भी भिन्न का अगर आपको क्या निकालना है, HCF, तो आपको क्या करना है, अंश का HCF निकालेंगे, अंश का HCF बटे हर का LCM, हर का LCM। ठीक है दोस्त, बोलोगे हाँ दोस्त। LCM जब हमें निकालना है किसी भिन्न का, किसी भिन्न का जब LCM निकालना है तो LCM कैसे निकालेंगे, अंश का LCM बटे हर का LCM। ठीक है, अंश का LCM बटे क्या हो जाएगा, हर का LCM। ठीक है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पे HCF है और यहां क्या है, LCM है। तो अगर हमें अंश का, मतलब अगर जो निकालना है, जैसे HCF निकालना है तो HCF ही लेंगे अंश का, और जो बचेगा उस हर का LCM ले लेंगे। अगर LCM निकालना है तो अंश का LCM, हर का LCM, यार हर का HCF ना, गड़बड़ हो जा रहा है, हर का क्या होगा, HCF। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, महत्तम समापवर्तक HCF पूछा, किसका, पूरे फ्रैक्शन का। तो HCF निकालने के लिए ऊपर वाला का HCF निकाल लेते, तो कितना आएगा, आप बोलोगे 2। HCF कितना होगा, 2, जो सबको काट रहा है सबसे बड़का वो 2 है। LCM कितना होगा नीचे वाला का, नीचे वाला का LCM कितना होगा, तो ये नीचे वाला का LCM है यार, चलो ना, इसका LCM कितना होगा, LCM कितना होगा जी, तो बोलेंगे 7 गुने 5 35, है ना, 5 तो इसमें था तो ले ही लिए, 5 था तो ले ही लिए, तो 35, 3 बचेगा, 3, 7 बचे 35 थे, 105 LCM होगा। तो 2/105 जो है वो इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। 2/105 जो है मेरे प्यारे भाई वो इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है ना, जो निकालना है, जैसे HCF निकालना है तो अंश का वही करेंगे, HCF ही करेंगे। अगर LCM निकालना है तो अंश का LCM करेंगे, बाकी जो बच गया वो हर का कर देंगे। आगे अगले सवाल पर आएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, है भाई, बोलो भाई, ये कह रहा है जी, कह रहे एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है, तो वो राशि कितनी है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर अगर 45 रुपये है जी, तो वो राशि कितनी है, सवाल हमसे ये पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर अगर 12.5% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 45 रुपये है, तो वो पैसा राशि कितना है। देखिए इसके लिए 2 साल के जो अंतर होता है ना, अंतर वाले पे जो भी सवाल आते हैं वो होता है P इंटू R²/100 का स्क्वायर, यानी 100 × 100, है ना, बराबर डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑफ 2 ईयर्स, यानी 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कैसे निकलेगा, तो P गुने R²/100 का स्क्वायर, है ना। बस अब कुछ नहीं करना, सीधा सा आपको देखिए राशि निकालना है, मतलब P निकालना है, प्रिंसिपल। 12.5%, 12.5% बोला ना, 12.5%, है ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R/100 का स्क्वायर, है ना, 12.5%, 12.5% है, ठीक है ना।
और बटे 100 है और इसका स्क्वायर भी करना है। और ये कितना है, डिफरेंस 45 दे रखा है सवाल में, यहीं से बस अब सोल्व कर लेना है। ठीक है दोस्त, यहाँ से हमें सोल्व कर लेना है और हमें निकालना क्या है, पी का मान निकालना है सोल्व करके। तो हम बोले कि सर यहाँ पर अगर आप ये परसेंटेज हटाओगे जी, ये परसेंटेज हटाओगे ना सर, तो ये डबल जीरो आएगा यहाँ पे और ये 12.5 से 8 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/800। बोले होगा कि नहीं होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 45। ठीक है ना, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 45 गुने 6400 हो जा रहा है यार, 800 ही तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है नहीं। 1 मिनट, फॉर्मूला तो यही है, ठीक है, P इंटू आर स्क्वायर बाई P इंटू आर स्क्वायर बाई 100, P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 ये फॉर्मूला है हमारे पास, P इंटू आर स्क्वायर बाई 100, ठीक है ना, का स्क्वायर, R बाई 100 का स्क्वायर, और बराबर कितना होता है, डिफरेंस। अच्छा, एक और तरीका भी हम लगा सकते हैं ऐसे फॉर्मूला, तो ये एक तरीका हम लगा सकते हैं कि जैसे 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। 12.5% का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 1/8 होता है। बात को समझिएगा, ऐसे भी बना सकते हैं और ये आसान भी पड़ेगा, फॉर्मूला से ज़्यादा आसान ये भी यही पड़ेगा। क्या है ये कि 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। ठीक है भाई, 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है ना, तो कौन सी ऐसी संख्या है, अगर हम चक्र साधारण ब्याज बोले तो साधारण ब्याज तो होगा 25%, 12.5% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा मेरे भाई, बोलोगे 25%। तो 25% तो ऐसा ही हो गया साधारण ब्याज, बोले हाँ बिल्कुल सही है, 25% क्या हो गया मेरे भाई, ऐसा ही हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, बहुत अच्छा, फॉर्मूला से ज्यादा आसान ये बन रहा है। देखिए कैसे, हमें जहां से सवाल आसान हो जाए हमें वो तरीका लगाना है। ये जरूरी नहीं कि रिजिड रहना है कि फॉर्मूला से ही बनाएंगे, है ना, हम वैसे ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसा सवाल वैसा तरीका, है ना, जहां पे हमें जो तरीका अच्छा लग रहा है, जो तरीका आपको आसान कर दे सवाल को, ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा 12.5 के हिसाब से वो कितना होगा मेरे प्यारे भाई, बोलोगे 25% होगा। सर बिल्कुल सही है। अब हम कह रहे हैं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं मेरे प्यारे। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो आपके पास एक और फॉर्मूला है कि a + b + ab बटे 100, है ना, ये 2 साल का सक्सेसिव लेने का फॉर्मूला है। तो 12.5% पहले साल भी और दूसरे साल भी 12.5%, ठीक है ना, और तीसरे साल हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर, 12.5 गुने 12.5 और बटे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 और प्लस ये कितना होगा जी, ये हो जाएगा 25/2, 25/2 नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम सोल्व कर लें तो हो जाएगा 25/2 गुने 25/2 और गुने 100 तो पहले से था। ठीक है, अब ये 25 चौके कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4, ठीक है ना, 25 चौके 100, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, 16% इतना आ रहा है, 25/16%। बात समझिएगा जरा सा। अब ये 25 में 25/16% जुटेगा, बहुत अच्छा ध्यान से समझना है। 25 में क्या जुटेगा जी, 25/16% जुटेगा। जैसे ये 25 तो यहाँ है इतना के लिए, फिर इसका वाला कितना आया जी, 25/16% आया। बात समझना है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज तो 25% है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज भी 25% है, लेकिन उसके अलावा इतना और है। तो आप बोलोगे जी कि इतना जब और है तो यही तो अंतर होगा, यही इतना वाला तो अंतर हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि 25 बटे, क्योंकि 25 कट जाएगा, 25/16% का मान ही सवाल में 45 दे रखा है। बिल्कुल, सवाल पूछा राशि कितना, राशि मतलब 100%, खत्म। तो 100% का मान कितना है बस हमसे यही पूछा है। ठीक है भाई, 100% का मान तो हो जाएगा 45 गुने 100, है ना, और बटे क्या करना है, 25/16, 25/16 ऊपर चला जाएगा, 25 चौके 100, है ना, 45 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180, और गुने 45 चौके 180, 200 होगा ना यार, नहीं सॉरी 180, और ये कितना हो जाएगा 16, 16 8 128 12 और 16 12 28, यानी 2880 रुपये किस ऑप्शन में है, बी वाला में है। तो यहां पर बी ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर है, बी, है ना, बी ऑप्शन जो है मेरे भाई
वो सही ऑप्शन है यार, कलर ही चेंज नहीं होता। बी ऑप्शन जो है मेरे भाई वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, अच्छा सवाल था। बनाने के कई सारे तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला भी था हमारे पास, या फिर हम बिना फॉर्मूला का करें तो ऐसे भी बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से यही अच्छा है, क्योंकि यहाँ हमें क्लियर दिख रहा था, इतना करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि ये 25-25 क्लियर दिख रहा था, बस इतना सा करना था। देखिए बस केवल और केवल हमें इतना करना था, इतना इतना है ना, इतना ही बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आएंगे जी। x + 1/x का मान अगर 8 है तो x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। देखिए ये आप याद रखिएगा कि अगर x + 1/x का मान k है तो x³ + 1/x³ का मान कितना होगा मेरे प्यारे भाई। तो ये हो जाएगा जी k³ - 3k। ये याद रखना है, एकदम रट जाना है, तोते की तरह रट जाना है। कैसे रटना है, तोता की तरह। अब कह रहा है कि अगर यहां पे x + 1/x k है, गड़बड़ा जा रहा है, x + 1/x, x - 1/x अगर k है तो x³ - 1/x अगर निकालना है तो इसको भी तोते की तरह रटना है, k³ + 3k। जब ये सवाल आ सकता है तो ये भी आ सकता है एग्जाम में, ऑब्वियसली। अब बात को समझिएगा। हे भाई 2 कलर हो गया। अब यहां पर ये कह रहा है कि जब कभी भी अगर x + 1/x 8 के बराबर है तो x³ + 1/x³ कितना होगा मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे क्यूब कर लेते हैं सर, k³ का मतलब 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होगा 512, ठीक है ना, माइनस का 3k अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला है ना। तो 3k का मतलब है 3 × 8 = 24। 512 में से 24 घटाएंगे तो 488। ऑप्शन बी आंसर है। ऑप्शन कौन सा आंसर है, बी। ऑप्शन कौन सा है जी, बी इज द सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो फॉर्मूला बेस्ड था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल पे आएंगे। एक चतुर्भुज के 3 कोनों की माप, एक चतुर्भुज के मेरे भाई 3 कोनों की माप कितना है, 110, 55 और 125। तो सवाल कहता है कि चौथे कोण कितना होगा, चौथा कोण की माप कितना होगा, है ना। हम ये कह रहे हैं कि सर 3 कोण का माप इतना है तो चौथा। तो कह रहे हैं सर कि चारों कोण को जोड़ने पे कितना आता है, चतुर्भुज में चारों कोण को जोड़ने पे 360 डिग्री आता है जी, 360 डिग्री। तो हम कह रहे हैं कि सबको जोड़ लेते हैं भाई, 360 लिख देते हैं, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। ये 55 हो गया, 125 हो गया, और ये कितना हो गया, x चौथा, और ये कितना है 360। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर 125 और 5 130 और 50 180, 180 में 110 जोड़ देंगे 290, 290, 290। तो x का मान 360 में से 290 घटा देंगे ना दोस्त, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 70। कितना हो जाएगा भाई, 70 जो होगा वो इस सवाल का सही आंसर है। 70 जो होगा मेरे भाई वो इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पहिए का व्यास, व्यास समझ रहे हैं, एक पहिए का जो व्यास है वो कितना है, 63 सेंटीमीटर है। 100 चक्कर लगाने पर पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितना है। एक चक्का है, उसका व्यास यानी डायमीटर जो है वो 63 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि उस पहिया से अगर 100 चक्कर लगाएंगे तो कितना दूरी तय करेंगे, है ना। तो पहले तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर पहिया एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई एक चक्कर, कोई भी पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो वो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। कोई भी पहिया जब वो एक चक्कर लगाता है तो किसके बराबर दूरी तय करता है जी, अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। ठीक है ना, एक चक्कर लगाने के बाद अपने परिधि के बराबर दूरी करता है तय। ठीक है, तो पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होता है, वो होता है मेरे भाई उसका परिधि। परिधि जो होता है वही होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होता है मेरे भाई, उसका परिधि के बराबर होता है जी, उसका परिधि के बराबर होता है। ठीक है,
परिधि के बराबर ही वो एक चक्कर में दूरी तय करेगा। मेरे प्यारे दोस्त, परिधि क्या होता है मेरे भाई? आप बोलोगे जी परिधि होता है 2πr, पाई मतलब 22/7, आर का मतलब 63/2, क्योंकि 63 तो व्यास है ना। तो त्रिज्या निकालने के लिए यानी रेडियस निकालने के लिए बटे 2 यानी आधा कर देंगे व्यास का यानी डायमीटर का, तो 63/2 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि कितना चक्कर लगाना है मेरे भाई? तो बोलोगे 100 चक्कर, तो 100 से गुना कर देते हैं, आसान बात। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 से 2 तो कट ही जाएगा, 7 से कटेगा 9 बार में, 7 9 63। ठीक है, तो 22 9 198, 198 00 है, लेकिन सवाल में मीटर में दिया है, तो मीटर में 198 मीटर, 198 मीटर जो होगा वो इस सवाल का सही आंसर है। 198 मीटर जो है मेरे भाई वो इस सवाल का एकदम परफेक्ट और बेहतरीन आंसर है। ठीक है, बढ़े आगे, एकदम बढ़ेंगे। आते हैं अगले सवाल पर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला कह रहा है कि 500 रुपए की राशि पर 2 साल के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए, इस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर इतना है। ठीक है ना, तो वार्षिक ब्याज दर पता करना है, यहां पर ब्याज दर ही पता करना है। ठीक है ना ब्याज दर पता करना है, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेहतर होगा, पता है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या था? डिफरेंस का, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये था मेरे भाई कि 2 साल के बीच का अंतर, 2 साल के बीच का अंतर का फॉर्मूला ये है डिफरेंस का कि P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बटे 100 गुने 100। तो डिफरेंस कितना दिया है? 1.25। प्रिंसिपल कितना यानी मूलधन कितना है मेरे प्यारे भाई? 500 है ना। वो रेडियस बोल रहे हैं यार, आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर तो ठीक है, बटे 100 गुने 100। मेरे प्यारे भाई कि आपको पता है कि जैसे ये 100 से तो एक ये कट जाएगा, ठीक है ना, 5 से ये कट जाएगा कितना बार में? 25 बार में, 0.25। ठीक है ना, अब 100 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर का मान कितना होगा? 5। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5% होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा मेरे भाई वो 5% होगा, यानी जो ब्याज की दर होगी वो कितना होगी? 5% होगा। ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग फॉर्मूला भी लगा लेते हैं तो अच्छा हो जाता है, कई बार बिना फॉर्मूला का अच्छा होता है। तो आपको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा। तो बोलोगे आपके सर कैसे पहचानेंगे? मेरे भाई क्वेश्चन पहचानने के लिए वो हम जैसे पहचान पा रहे हैं तो आप भी पहचान लेंगे, लेकिन वो तब होगा जब आप मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तब आप हम जो जैसे पहचान पा रहे हैं तो वैसे आप कर पाएंगे, है ना। आपको फिर अंदाज लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन में सर ने ऐसे किए थे, है ना, हमको भी ऐसे करना चाहिए। तो ये चीज़ आप सीखेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा जब आप डेली के डेली क्लास में रहेंगे, है ना। एक दिन दवा खाने से थोड़ी ना तबीयत ठीक होगा, तबीयत खराब होगा बोल रहे हैं। एक टाइम दवा खाने से तबीयत ठीक नहीं होता है, ठीक है, इसलिए क्लास रेगुलर लेना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है जी, एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है, 10 रुपए में मेरे भाई 15 वस्तु खरीदता है और 15 रुपए में 10 वस्तु बेचता है। 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है और 15 रुपए में 10 वस्तु बेचता है, तो प्रतिशत लाभ कितना है, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, सवाल हमसे ये पूछा है। ठीक है भाई, 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई 10 रुपए में कितना खरीदता है प्यारे भाई? 10 रुपया में बोले तो 10 रुपया में जी कुछ ही खरीदता है जी। 10 रुपया में 15 को मिलता है, क्या है ऐसा जो 10 में 15 मिल रहा है यार? तो बहुत बैर खरीद रहा है, क्या बैर समझते हैं यार इसको। 10 रुपया में 15 वस्तु खरीद रहा है तो ये सीपी है, क्या है? सीपी क्रय मूल्य। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि 15 रुपए में 10 वस्तु बेचता है। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें मेरे प्यारे भाई तो 15 रुपए में कितना बेचता है दोस्त? 10 बेचता है। अच्छा, तो खरीद रहा है 15, बेच रहा है 10, कहता है बताओ लाभ कितना है? बोले नहीं बताएंगे। बोले क्यों, गुस्सा गए क्या? तो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि यहां पर ये होता है कि जब हम जितना खरीद रहे हैं उतना ही बेचेंगे ना भाई। खरीदे हैं 10 ठो, बेचेंगे जब तक 10 गो नहीं, तो कैसे बताएंगे कि नाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ या घाटा लगा?
तो कहने का मतलब है कि जितना खरीद रहे हैं उतना ही बेचना पड़ेगा, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या घाटा है, क्या लाभ है, नफा है, प्रॉफिट है। ठीक है भाई। तो पहले आपको वस्तु को बराबर करना है। तो ये 15 ये 10 है, ठीक नहीं लग रहा है, इसको 60 कर देते हैं। 60 करने के लिए 4 से गुना पूरे रेशियो में दोनों तरफ, और इसको 6 से गुना। ठीक है भैया, तो ये हो गया 6 से गुना। ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं सर कि खरीदा कितने में मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे 10 चौक 40 रुपए में खरीदा, क्योंकि 4 से आप हर जगह गुना कर रहे हैं। 40 रुपए में खरीदा है, लेकिन बेचा कितना में मेरे प्यारे भाई? तो ये 15 छक 90 में बेचा है। गजब का प्रॉफिट लिया यार, 15 छक 90 में बेच दिया। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट है? आप बोलोगे जी प्रॉफिट तो 50 का है। 50 का प्रॉफिट है, कितना में मेरे दोस्त? बोलोगे 40 में, गुने का 100। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया जी? 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 25 बार में, और 25 पचे 125% का प्रॉफिट है। 125% का मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मूव टू द अगला सवाल। चलिए, यह कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का औसत 26 है, उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या कितना है? ठीक है, दो संख्या का औसत 26 है, अगर एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितनी है? ठीक है दोस्त, देखिए बहुत आसान है कि अगर दो संख्या का औसत 26 है तो दोनों को जोड़ने पे 52 आएगा। 26 है ना, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है? 52। अच्छा, एक संख्या 12 है तो भैया दूसरी संख्या 40 होगा, तभी तो 52 बनेगा। ऑप्शन बी आंसर है। ऑप्शन कौन सा आंसर है? बी। ठीक है जी, अगले सवाल पर आएंगे। नेक्स्ट, डू द नेक्स्ट सवाल। ये कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1 + 3 + 5 + 7, और इस तरह से कहां तक है? 21 तक है। और हमें इसका पूरा का मान निकालना है। ठीक है ना, पूरा का क्या करना है? मान निकालना है जोड़ करके। 1 से लेकर के 21 तक है, इसको जोड़ के मान निकालना है। ठीक है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अच्छा ये 1 से 21 तक लगातार है क्या? नहीं, लगातार नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। 1 से 21 तक है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं। संख्या कितनी है? संख्या कितनी है ना? अगर हम ये बोले कि संख्या कितनी है तो वो कैसे निकालेंगे? संख्या कितनी है अगर हमें ये निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। यानी हम एपी से भी बना सकते हैं, और एक आपके पास फॉर्मूला भी होता है, आप वहां से भी बना सकते हैं। ठीक है भाई, या तो आप एपी से बना लीजिए, या फिर फॉर्मूला है तो वहां से बना लीजिए। देखिए, प्रथम विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है जी? n²। संख्याओं का योग जो होता है ना भाई वो कितना होता है जी? n² होता है। प्रथम विषम संख्या ही तो है ना ये, 1 से शुरू हो रहा है, 3 5 7 9 11 13 21 इस तरह से है, तो n² होगा। अच्छा, ये टोटल है कितने मेरे भाई? तो देखिए कितनी संख्याएं हैं। कई बच्चा इसके लिए भी फॉर्मूला लगाने लगता है यार, एपी का। जरूरी नहीं है भाई, हमेशा जरूरी नहीं है फॉर्मूला में हाथ लगाने का, कहीं और हाथ लगाना है। ठीक है, यहां देखते हैं। ये कह रहा है कि 1 + 3 + 5 21 है। तो देखिए आपको कितनी संख्याएं हैं इस सीरीज में, अगर ये पता करना चाहते हैं तो लास्ट में से फर्स्ट घटाइए। लास्ट में से फर्स्ट घटाइए, तो लास्ट कितना है? 21। 21 में से कितना घटाना है? 1 फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अंतर कितना का है? तो बोलोगे 2, अंतर से भाग दे दीजिए, जितना आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, हो गया। कितना संख्या निकल जाएगा? तो कितना है? 21 में से एक जाएगा 20/2 यानी 10, और 10 1 11।
यानी टोटल आपको दिखने में नहीं तो नहीं पता चल रहा था, बाकी फॉर्मूला लगाते तो पता चल जाता, बट हम बिना फॉर्मूला का ऐसे भी कर सकते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1 है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट में से फर्स्ट घटा दिए, जो अंतर था उससे भाग दे दिए, 1 जोड़ दिए, तो कितना हो गया? टोटल 11 संख्या है। अगर 11 संख्या है तो जो योगफल होगा जी विषम संख्याओं का वो 11 का स्क्वायर होगा, यानी n 11 है तो 121 होगा। 100 कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 121 होगा। ऑप्शन बी आंसर है। ऑप्शन जो होगा जी वो कौन सा होगा? बी होगा भाई, बी होगा, बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है? क्या कुछ कह रहा है क्या? कह रहा है दोस्त कि यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3 और 2 के अनुपात में, अगर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा, बहुत साधारण सा सवाल है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, दोनों लोग कर लेंगे। ठीक है, सवाल ये कह रहा है जी कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, बेलन माने भाई बेलन, ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई जो है वो 3:2 के अनुपात में। जब हम बेलन की बात करते हैं तो रेडियस और हाइट, रेडियस और हाइट कितना है? 3:2 के अनुपात में। मेरे प्यारे भाई आपको पता है ये चीज कि सवाल में दिया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। सवाल में कितना दिया? त्रिज्या 21, तो 3 का मान 21 दिया है फिर तो। बोले हाँ सर बिल्कुल सही पकड़े आप। तो 3 का मान 21 यानी 7 गुना, तो 2 का मान 7 गुना अगर कर लेते हैं दोस्त तो 14 इसका क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा ऊंचाई। 14 क्या हो जाएगा जी? ऊंचाई हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21, ऊंचाई कितना हो जाएगा? 14। ठीक है मेरे भाई, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2πRh। तो 2 गुने पाई का मतलब 22/7, r का मतलब कितना है मेरे भाई? 21, और h का मतलब कितना है दोस्त? बोलोगे 14। खत्म, 7 से कटेगा 3 बार में। ठीक है ना, बहुत तेज है यार आंसर, सब यूनिट डिजिट सेम दिया है। 22 दूना 44 गुने 3 गुने 14, 44 दिया 132, यस, गुने 14, 14 दूना 28 के 8 बाकी 2, 14 ते 42, 44 के 4 बाकी 4, 14 4 18, 1848। 1848 जो है जी वो सही आंसर है। 1848 ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, चलिए ये सवाल आपको करके बताना है क्या होगा। ठीक है, a² - 4a + 1 = 0 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि a² + 1/a² का मान क्या होगा। कई सारे ऐसे लोग हैं कि यहाँ पे द्विघात समीकरण सोल्व करेंगे, a का मान निकालेंगे, तो वो सब घटिया काम हो जाएगा फिर, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है वो भी, लेकिन बट थोड़ा सा बेकार है वो काम करना जब आसान तरीके से हो रहा है। तो आसान तरीके से क्या है कि हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, आपको ये दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो हम दिखा रहे हैं, ये दिखना चाहिए सर कि अगर हम दोनों तरफ a से भाग दे दें तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा। ठीक है भाई, दोनों तरफ a से भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा a - का 4 प्लस का 1/a बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक, बिल्कुल सही बात है। ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो a + 1/a बराबर कितना हो जाएगा? 4। ठक खत्म। अब हम ये कह रहे हैं जी कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें ये तो लाना है a² + 1/a²। स्क्वायर लाना है तो करना ही तो पड़ेगा, जादू से थोड़ा आएगा। तो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। जब मेरे भाई जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे जी तो a² + 1/a² प्लस का 2a भी होगा ना, और बराबर कितना हो जाएगा? 2 इधर प्लस में आएगा, उधर जाके घट जाएगा, 16 - का 2, तो कितना हो जाएगा? 14। 14 है ऑप्शन में? हाँ है, काहे नहीं रहेगा। ऑप्शन सी जो है मेरे दोस्त वो सही आंसर है। a² + b² + 2ab के फॉर्मूला पर बैठा है, यहाँ 2ab तो a से तो कट जाएगा और 2 बचेगा प्लस में, उधर जाएगा 2 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से। क्या और कोई सवाल है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये 15 सवाल का प्रैक्टिस सेट रहा,
जो कि आपको डेली के डेली मिल रहा है, मज़ा भी आ रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हमको भी अच्छा तब लगेगा, आपसे एक मोटिवेशन मिलेगा जब आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे ताकि आपका क्लास भी बरकरार रहे। ठीक है भाई, तो इसीलिए दोनों तरफ से चलना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय सबको।